नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2022 में सड़क दुर्घटना का जो चार्ट जारी किया गया था, उसके अनुसार 2022 में 4,61,312 लोग सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए थे, जिसमें 1,68,491 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो 2021 के रिपोर्ट से 9.4% ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन सभी दुर्घटनाओं में ओवर स्पीड के कारण 72.3% घटनाएं हुई हैं। आप देख रहे हैं कि 2022 में 2021 के छापेश 9.4% दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई। मानी बात है कि आज के समय में भारत में शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कोई ना कोई गाड़ी न चलाता हो। कोई टू व्हीलर चलाता है, तो कोई थ्री व्हीलर चलाता है, कोई फोर व्हीलर चलाता है, और फिर उसमें भी बहुत सी श्रेणियां हैं। ऐसे में जिस तरह से 2022 में 1,68,491 लोग नैसर्गिक या प्राकृतिक मृत्यु के बजाय सड़क दुर्घटना में मर गए, उसको देखते हुए सरकार की चिंता स्वाभाविक है। और यह चिंता संविधान के अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन और जीवन जीने के मौलिक अधिकार से भी संबंधित है, जिसमें सरकार को प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा करनी ही चाहिए। और इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जिस तरीके से भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी लागू तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी धारा 104 में जो प्राविधान किया गया है, और उस प्राविधान में यह बात माना गया है कि यदि हिट एंड रन, यहाँ पे आपको इस शब्द पर ध्यान देना होगा कि हिट एंड रन, की किसी को हिट किया और फिर भाग गए, उस स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो चालक को 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक का हर्जाना या दोनों का प्राविधान किया गया है। और इसी को लेकर जिस तरह से पूरे भारत देश में 80 लाख ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे, उससे एक बात तो स्पष्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाले अपने कार्यों में व्यस्त थे और कहीं उन्हें तेल की कमी ना पड़ जाए, इसके लिए पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ रहे थे, वहाँ पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही इस तरह की हड़ताल कर रहे थे। जिससे कहने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रक ड्राइवरों ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की सड़कों पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं अगर किसी से होती हैं तो ट्रक ड्राइवरों के द्वारा होती हैं। जबकि इस एक धारा 104 में इस बात को कहीं भी स्पेसिफिक नहीं लिखा गया कि ट्रक ड्राइवर को ही सजा दी जाएगी। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रक ड्राइवरों के द्वारा ऐसा कहा जाने के पीछे या उनके मानने के पीछे तर्क यह है कि वह स्वयं मानते हैं कि वह लोडेड गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड में चलाते हैं, कभी कभी शराब पीकर चलाते हैं, और उनके माध्यम से ही यह दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे में उनको सड़कों पर उतरकर इस बात के लिए दिखाया जाना कि केवल उन्हीं इस धारा से प्रभावित होंगे, शायद न्याय की परिभाषा में गलत बात है। क्योंकि चालक कोई भी हो सकता है, चालक मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। कोई भी गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर का मतलब है जो ड्राइव कर रहा हो, और ड्राइव करने वाले व्यक्ति से अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वह धारा 104 से आच्छादित है, और इसे केवल ट्रक ड्राइवरों तक संदर्भित किया जाना निश्चित रूप से इस बात को समझने में थोड़ी सी गलती किए जाने जैसा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस धारा में कहा गया है कि 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा, ये महत्तम दोनों स्थितियां हैं। जब मजिस्ट्रेट के सामने मैटर आएगा तो गैर इरादतन हत्या के मामले में 304 ए में इस बात को भी देखा जा सकता है कि क्या वास्तव में जानबूझकर हत्या की गई, जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया, या गैर इरादतन था। तो ये एक गलत तरीके से इस बात को रखा जा रहा है कि 7 लाख रुपया जुर्माना हो जाएगा और 10 साल की कैद हो जाएगी। यह महत्तम स्थिति है जब हिंसक प्रवृत्ति को रखते हुए किसी ने इस तरह का कार्य किया हो। और इस स्थिति में यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर
106 तक आपने देखा है कि आत्म सुरक्षा के प्राविधान दिए गए हैं, जहाँ पर आईपीसी की धारा 96 ये कहती किसी भी व्यक्ति को आत्म सुरक्षा का अधिकार है। 97 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान और अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। 99 ये कहती है कि लेकिन जब वह आत्म सुरक्षा का कोई भी स्टेप ले रहा है तो वह रीजनेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए कि बस हमने सोचा और हमने किसी को मार दिया। इसीलिए धारा 106 में यह है कि कोई व्यक्ति आपको किसी घातक हथियार से हमला करता है और उस घातक हथियार से बचने के लिए आपने एक आत्मरक्षा में कोई कदम उठाया है तो वह आत्मरक्षा में माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में सभी उन व्यक्तियों को जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर भीड़ ने घेर लिया तो क्या होगा, अगर भीड़ ने घेरा है और आत्मरक्षा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो आत्मरक्षा जैसी स्थिति के लिए आईपीसी की धारा 96 से 106 तक प्राविधान दिए गए हैं। हाँ, उस प्राविधान में सबसे बड़ी शर्त जो 99 आईपीसी की धारा में दिया है कि आप रीजनेबल होना चाहिए। अगर गांव वाले या सड़क वाले आपको मारने जा रहे हैं या मार रहे हैं और आपको जान बचाने की कोई स्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती और उसमें आपने किसी पर हमला किया है, किसी की जान को क्षति पहुंचाई है, तो वह भी कानून की दृष्टि में देखा जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि इसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि आप तत्काल किसी नज़दीक के पुलिस स्टेशन को सूचित कर सकते हैं, आप न्यायालय को सूचित कर सकते हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि अब हर चीज़ का सीओजी नंबर है, आप सीओजी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस का जैसे यूपी के संदर्भ में 112 है, आप 112 पर सूचना दे सकते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट मुझसे हो गया, मेरा गाड़ी नंबर ये है और मुझे अपनी जान बचानी पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट थाने पर उपलब्ध हो जाऊँगा। और ऐसी बातों के आधार पर इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि मानवाधिकार के दायरे में कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आपके जीवन को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, बल्कि एक ऐसी स्थिति की जा रही है कि जो 2022 में 1,68,491 लोग सड़क दुर्घटना में मर गए, उनका जीवन आने वाले वर्षों में दूसरे नागरिकों के जीवन को बचाकर क्षतिपूर्ति के रूप में देखा जा सके। वैसे तो ऐसा नहीं है कि पहले भी यह कानून नहीं था। अगर आप आईपीसी की धारा 279, 337, 338 को देखें तो वहाँ पर इस बात का बहुत ही ढंग से वर्णन दिया है। 279 में आपने अक्सर देखा होगा सड़क पर निकलते हुए कि लोग आपके बगल से गाड़ी ऐसे लेकर निकलते हैं, इतने उतावलेपन में लगते हैं कि आपको उससे धक्का लग सकता है, आप घायल हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं। और ऐसी गाड़ी का अगर आपने नंबर नोट किया है और गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ 279 में 279 में मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें 6 महीने की सज़ा, 3 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जब आपसे टक्कर हुई तो खरोंच आ गई और उसको चोट हल्की फुल्की आ गई, तो यह आईपीसी की धारा 337 के अंतर्गत आएगा और उसके अंतर्गत 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माने का प्राविधान किया गया था। लेकिन यदि आपकी उतावलेपन और रैश ड्राइविंग के कारण किसी व्यक्ति की हड्डी या गंभीर चोट आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें मामला पंजीकृत किया जाएगा और अधिकतम 2 साल की सज़ा और 1,000 का जुर्माना किया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उस समय में इस तरह की घटनाओं में जो सज़ा का प्राविधान है, जो जुर्माना है, वो इतना नॉमिनल है जो व्यक्ति को गंभीर नहीं बनाता है। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता जो वर्तमान में अभी प्रभावी होनी है और जिसमें आईपीसी के समस्त 511 धाराओं को घटाकर 356 धाराओं में समेट दिया गया है, उन 356 धारा में जो ये धारा 104 है, जिसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि यदि हिट एंड रन का मामला है, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिए कि आपने एक तो व्यक्ति को मारा, उसके बाद भाग गए हैं, उस स्थिति में उस व्यक्ति को न्याय मिलना ही चाहिए जिसको मार दिया गया है। और उस स्थिति में
एक वैकल्पिक व्यवस्था चालक को यह दी जा रही है कि यदि आपने पुलिस को सूचना दे दिया है, न्यायालय को सूचना दे दिया है, तो आपको भागा हुआ नहीं माना जाएगा, हिट एंड रन का मामला नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा यह स्थितियां भी देखी जाएंगी, अगर आप सड़क पर चले जा रहे हो, सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा है, सड़क प्रॉपर नहीं बनी है और उसके कारण कोई दुर्घटना हुई, लोग मर गए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें गाड़ी चलाने वाले की स्थिति इतनी गंभीर नहीं मानी जाएगी जितना कि उस सड़क की मरम्मत करने वाले लोग और उस सड़क के लिए जिम्मेदार विभाग भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई विपदा आ सकती है, पेड़ गिर सकता है, तार गिर सकता है, इससे भी मृत्यु हो सकती है। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि मृत्यु की स्थिति में यदि आपने किसी की जानबूझकर हत्या कर दी है तो आईपीसी की धारा 302 उपलब्ध है। गैर इरादतन है तो 304 और 304 ए आपके आईपीसी में उपलब्ध है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इस बात को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 को परोसा गया है कि यह एक मकड़ जाल फैलाया गया है और इसके लिए जिस तरह से केवल ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे और एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उससे मार्केट को प्रभावित किया गया, सामान महंगे होने लगे, तेल ना आने की अफवाहें उड़ने लगीं, उसने एक तरह से इस धारा को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया और लोगों में एक डर पैदा किया। जबकि इस कानून के बन जाने के बाद, इस धारा के बन जाने के बाद हर व्यक्ति इस बात को संभल कर गाड़ी चलाएगा कि उसे नियंत्रित रफ्तार से ही गाड़ी चलानी है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी प्राविधान इसमें किया जाना चाहिए कि गाड़ी से दुर्घटना होने पर मोटर व्हीकल एक्ट में सब दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो जुर्माना ड्राइवर से लिया जाने की प्राविधान है वह बीमा के द्वारा मृतक को दिलाए जाने का पूरी तरह प्राविधान किया जाए। और चालक या कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपने घर पर पहुंचने के लिए उतावला रहता है, वह नहीं चाहता है कि वह किसी को मार दे और बीच में ही फंस जाए। ऐसे में उन प्राकृतिक स्थितियों का भी पालन होना चाहिए। आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको गाड़ी चलाते में इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए, आपको गाड़ी चलाते हुए सामने के बजाय बगल में नहीं देखना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपको पर्याप्त रूप से आराम करके ही गाड़ी चलाना चाहिए। आपको जागने की स्थिति में रहते हुए ही गाड़ी चलाना चाहिए। केवल गाड़ी इसलिए नहीं चलाना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी चक्कर और फेरा लेने के चक्कर में गाड़ियां बहुत तेज़ी से चलती हैं कि जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुँचें, फिर वहाँ से सवारी उठाकर दूसरी जगह पहुँचें। उन सब कारणों से भी यह गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है और जिसका परिणाम ये होता है कि नागरिक को अपनी जान गंवाकर एक खराब स्थिति में पहुंचना पड़ता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 1,68,491 लोग जो 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मर गए, उनको जिंदा होना चाहिए था? उनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार था। उनका दोष क्या था? केवल ये कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से गाड़ी चलाई, उतावलेपन में गाड़ी चलाई, गंभीरतापूर्वक गाड़ी नहीं चलाई। ऐसे में केवल यह मान लेना कि 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा गलत है, इस पर भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार करना चाहिए। क्या आपके जीवन में यह नियंत्रित या नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित नहीं होना चाहिए? बहुत से लोग इस पे तर्क देते हैं कि क्या इसको कर देने के बाद घटनाएं कम हो जाएंगी। निश्चित रूप से किसी चीज़ को पायलट स्टडी करके ही देखा जाता है। अगर नहीं कम होंगी, घटनाएं उससे ज़्यादा होंगी, तो निश्चित रूप से सरकार और सदन इस बात को विचार करेंगे। लेकिन उसको लागू होने से पहले केवल सरकार के विरुद्ध खड़े होना और केवल ट्रक ड्राइवरों का खड़ा होना यह बताता है कि ट्रक ड्राइवर को ज़्यादा संतुलित होने की ज़रूरत है। ट्रक ड्राइवरों के ऊपर ज़्यादा बोझ है, उनके मालिक लोग उनको दबाव में रखते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। ट्रक ड्राइवर को रात दिन गाड़ी दौड़ाने का प्रेशर रहता है, उनको जागने के लिए शराब पीना पड़ता है,
इसके लिए ट्रक ड्राइवर के मालिकों के ऊपर भी एक दबाव होना चाहिए। जो बातें खुलकर सामने आईं, कानून तो जो बना था, लेकिन उससे जो बातें खुल के आईं वो बिल्कुल हैरान करने वाली हैं कि स्वयं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के आधार पर ट्रक ड्राइवरों ने माना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई गलत ड्राइविंग करता है, गलत तरीके से चलता है, गाड़ी चलाता है, तो वो ट्रक ड्राइवर हैं। और इस बात को हम सबको महसूस करना होगा और ये देखना होगा कि मानवाधिकार के इस प्रकरण में, जिसमें निर्दोष लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उनको उस प्राकृतिक मृत्यु तक पहुंचाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया है, क्या उसमें इस तरह के प्राविधान किए जाना उचित नहीं थे? निश्चित रूप से यह एक बेहतर प्रयास था। और जिस तरह से ट्रक ड्राइवर ने अपनी स्वयं स्वीकारोक्ति में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ट्रक ड्राइवरों के लिए गाइडलाइंस ज़रूर सरकार को बनानी चाहिए, उनके मालिकों के लिए बनाई जानी चाहिए, जिसका भी एक परंतुक लगाकर धारा 104 में वर्णन किया जाए, ताकि ट्रक ड्राइवर और दूसरे जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनके लिए एक विभाजक रेखा भी खींच सके। वैसे तो जो गाड़ी चला रहा है वह हर व्यक्ति ड्राइवर है, और उसके द्वारा अगर जानबूझ के किसी के भी जीवन में एक ऐसी घातक स्थिति उत्पन्न की गई है कि वह विकलांग हो जाए, मर जाए, तो उसके लिए निश्चित रूप से कठोर कानून होने चाहिए, क्योंकि जीने का हक सबसे बड़ा हक है, यह सभी व्यक्तियों का मानवाधिकार है। और इस मानवाधिकार की स्थापना में धारा 104 मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप सोच कर देखिए कि क्या हमारे आपके घर से निकला हुआ कोई व्यक्ति इस तरह से निर्दोष मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर नहीं तो आपको इस धारा पर विचार करना चाहिए, इसमें क्या संशोधन हो उस पर विचार करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें क्या करना चाहिए उस पर विचार होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या केवल ट्रक ड्राइवर इसके दोषी ही माने जाएं, या उनके मालिकों के द्वारा लिए जा रहे काम के घंटों का निर्धारण होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण का एक पूरा प्रोग्राम दिया जाना चाहिए, उनके नींद का प्रोग्राम सेट होना चाहिए, और इन सब के लिए मालिकों को भी दोषी माना जाना चाहिए, ताकि ट्रक ड्राइवरों के सम्मानजनक जीवन में जो अप्रत्यक्ष रूप से उन पर दबाव है, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें रोका जा सके और उनका भी मानवाधिकार सुरक्षित हो, और सड़कों पर निकले हुए निर्दोष नागरिकों का भी मानवाधिकार सुरक्षित हो सके। आप इसमें जो भी अच्छा समझते हो अपना कमेंट दें, ताकि चाहे सेल्फ डिफेंस के कानून 90 आईपीसी की धारा 96 106 हो, चाहे आईपीसी की धारा 279 337 338 हो, या फिर वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 हो, सब पर हम सम्यक रूप से बात करते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कार्य कर सकें, और हम सभी एक प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की सीमाओं में रहते हुए उस मानवाधिकार को प्राप्त कर सकें। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हम प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं तो हमें प्राकृतिक रूप से मृत्यु भी मिलनी चाहिए। आपदाओं को छोड़ दें, प्राकृतिक आपदाओं को, विसंगतियों को, तो ज़्यादातर हर व्यक्ति का यह मानवाधिकार है कि उसे हिंसा के कारण, युद्ध के कारण, इस तरह के एक्सीडेंट के कारण मौत प्राप्त ना हो, और इनके मृत्यु की त्रुटियों में जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक कठिन प्राविधान होना चाहिए, ताकि इस तरह की मौतों को न्यूनतम किया जा सके। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए, इसे एक बहस का मुद्दा बनाइए, कमेंट करिए। आपको लगता है मैंने कोई गलत बात कही तो उस पर भी आप व्याख्या दीजिए, ताकि हम सभी भारतीय मिलकर कुछ बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें और सरकार को इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि हमें और बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना होगा। मैं आलोक चांटिया किसी अच्छे विषय पर फिर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।